हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएसई 145 का यूनिट 10। जी हाँ, यूनिट 10 मैंने नहीं कराया है, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि भाई यूनिट 10 क्यों नहीं कराया है, वो क्यों स्किप कर दिया है। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ और पहले भी बोला है, जितना यूनिट में अगर स्किप कर रही हूँ ना, तो दैट्स मीन कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उसको स्किप करके भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि उस यूनिट में से कोई ना कोई क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो दिक्कत मत लेना। जब मैं पीवाईक्यू की वीडियो डालूंगी आपके मतलब यूट्यूब के ऊपर, तो आपको मिल जाएगा वहां पे टॉपिक। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाली जो पीवाईक्यू में पूछा गया हो और आपको नहीं आता हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आज हम यूनिट 10 करने वाले हैं और बचे हुए इसके 5 यूनिट आज ही आपको पूरे पांचों के पांचों यूनिट की वीडियो मिल जाएगी। तो इस चीज की टेंशन मत लेना कि कब तक आप खत्म कराओगे। और रही बीपीएससी 144 की बात, वो भी मैं पूरा यूनिट कवर करा दूंगी, पूरी बुक कवर करा दूंगी। बीपीएससी 142 का मैंने पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसका 12 यूनिट तक मैंने वीडियो बना दिया है। 13, 14, 15 में से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। सिर्फ यूनिट 13 में से एक टॉपिक से क्वेश्चन आया है। एक टॉपिक के ऊपर मैं क्या ही वीडियो रिकॉर्ड करूँ। इसलिए मैं क्या करूंगी, जब मैं पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो डालूंगी ना बीपीएससी 142 का, तो उस टाइम पे आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है भाई। और कौन सा यूनिट बचा है? बीपीएससी 143 बचा है। उसके जितने भी यूनिट बचे हैं उनको मैं कल कवर कराऊंगी, ठीक है। तो आपको बीपीएससी 143, 44 और 45 ये आने वाले 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। रही बात आपकी बीपीएससी 111 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो वो 21 से लेके 23 के बीच में आपको मिल जाएंगे। और जितना भी आपका पेपर में गैप होगा, थर्ड ईयर वाले अच्छे से सुन लो, जितना भी आपका पेपर में गैप होगा ना, उस हिसाब से आपको सभी यूनिट के जो 8 यूनिट मैंने आपको स्टार्टिंग में बोले थे इस ईयर को स्टार्ट होने से पहले, कि भाई देखो ये आठों के आठों यूनिट में आपको कवर कराऊं, सॉरी आठों के आठों सब्जेक्ट में आपको कवर कराऊंगी, तो कवर करा के ही छोड़ूंगी। ठीक है। तो इस चीज की टेंशन मत लेना कि आपने 8 सब्जेक्ट बताए थे कि ये कराऊंगी, आप क्यों नहीं करा रहे हो। भाई कवर करा दूंगी, इतना दिक्कत मत लो, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीवाईक्यू हर किसी से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। एग्जाम के दिन ही क्यों ना मिले, लेकिन एग्जाम से पहले मिल जाएगी। इस चीज की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। और अगर मैं कोई यूनिट स्किप कर रही हूँ, दैट्स मीन कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको कमेंट में बोलने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको करना चाहिए, तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। कोई छोटे बच्चे हो नहीं आपको कि आपको सब मैं स्पून फीडिंग करूंगी तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 10, जहाँ पे हम पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम की बात करेंगे। अब इस चैप्टर में क्या क्या रहने वाला है जिसको हम पढ़ेंगे। तो देखो भाई, इंट्रोडक्शन करेंगे, पार्टी एंड पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। पार्टी सिस्टम का कैसे इवोल्यूशन हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। अब ये लास्ट टॉपिक पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन स्टेट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आपको इसके अंदर मिलेगा। और हर एक स्टेट के अंदर इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक बार ऊपर से पढ़ के चले जाओगे तो काम बन जाएगा। वैसे जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना ही कंटेंट काफी है, इनफ है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आपका पॉलिटिकल पार्टी या पार्टी सिस्टम से क्वेश्चन आता है, तो जितना मैंने पढ़ाऊंगी अब उतना ही काफी है। ठीक है। 20 नंबर का आंसर लिखना है, कोई 50 नंबर का नहीं लिखना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। तो इंट्रो क्या बोलता है? इंट्रो बोलता है कि देखो भाई, पॉलिटिकल पार्टी नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लोगों के कंसर्न को आर्कुलेट करने में और उनके कंसर्न को रिप्रेजेंट करने में। मतलब जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है, लोगों के कंसर्न को कहाँ तक पहुंचाती है, सरकार तक पहुंचाती है। ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करती है, किसके बीच में? सरकार और लोगों के बीच में। वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हो या लोगों का डिस्कोर्स के, पब्लिक का डिस्कोर्स हो, तो दोनों के बीच में कौन काम कर रही है? वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग रीजनल पार्टी मतलब स्टेट पार्टी कितनी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर? टोटल 20 पार्टी है जो स्टेट लेवल पे बात करती है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर 3 पार्टी, असम के अंदर 4 पार्टी, मेघालय के अंदर 3, मेघालय और मिजोरम के अंदर 3 है, तीनों के मतलब दोनों के अंदर। मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम के अंदर 2-2 पार्टी है और त्रिपुरा के अंदर 1 पार्टी है। तो ये स्टेट लेवल की पार्टी है जो स्टेट के इश्यूज के ऊपर बात करती है। ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग। तो टोटल बात करें 20 पार्टी कहाँ पे? हमारी नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो आगे चलते हैं। नेशनल पार्टी कितनी है, मतलब जो नेशन सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है। तो यहाँ पे 8 टोटल पार्टी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, आईएनसी, सीपीआई, सीपीआई मतलब मार्क्सिस्ट, ऑल इंडियन त्रिमुनल, एआईटीसी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, सीएनसीपी, और नेशनल पीपल पार्टी, एनएनपी। ठीक है। तो ये हमारी कितनी है? नेशनल पार्टी है 8 पार्टी, ये तो आपको पता ही होगा। रजिस्टर पार्टी कितनी है? रजिस्टर और अनरिकॉग्नाइज कितनी पार्टी है? तो वो टोटल 48 पार्टी है। सबसे ज्यादा कौन सी है? ये। और 10 पार्टी थी आई थिंक, हाँ नहीं, 20 पार्टी आपकी स्टेट पार्टी है, 8 पार्टी आपकी कौन सी है? नेशनल पार्टी है, और 48 पार्टी आपकी अनरिकॉग्नाइज पार्टी, जिनको हम रजिस्टर पार्टी के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है भाई। ये कितनी है? 48 पार्टी। सिक्किम के अंदर 24 है, और असम के अंदर 8 है, मणिपुर के अंदर 6 है, मेघालय के अंदर 5 है, मिजोरम के अंदर 3 है, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड इनके अंदर एक एक है, और त्रिपुरा के अंदर एक भी नहीं है। तो ये हमारी क्या हुई? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हुई। किसके अकॉर्डिंग? इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग। आप पार्टी एंड पार्टी सिस्टम का मतलब समझते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी की इंस्ट्रूमेंट होता है किसका? डेमोक्रेसी का। मतलब लोगों की जो सरकार होती है उसका एक तरीके से जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो कौन करती है? पॉलिटिकल पार्टी करती है। ये लोगों को रिप्रेजेंट करती है किसके अंदर? सरकार के अंदर। उनके इंटरेस्ट को एक्सप्रेस करती है कौन? पॉलिटिकल पार्टी। इसका सिर्फ एक काम होता है, पावर को कंट्रोल करना और फिर पॉलिसी बनाना। ठीक है, सरकार की सत्ता को कंट्रोल करना मतलब एक तरीके से पावर में आना, और फिर आगे जाके सरकार बना के पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना। पार्टी अगर पावर में आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं। और जो पार्टी पावर में नहीं आ पाती है उसको क्या बोलते हैं? अपोजिशन पार्टी बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको क्लासिफाई करता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तीन क्लासिफिकेशन के अंदर। तो पहला है नेशनल पार्टी, जो कि अभी हमने पढ़ा, जो कि सेंट्रल लेवल पे काम करती है, नेशनल इश्यूज के ऊपर बात करती है, जो कि कितनी है? 8 टोटल पार्टी है। स्टेट एंड रीजनल पार्टी ये कितनी है हमारे उसके अंदर? नॉर्थ ईस्ट के अंदर 20 है। ठीक है। रजिस्टर अनरिकॉग्नाइज कितनी पार्टी है? 48 पार्टी है। ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है? स्टेट लेवल पे काम करती है। जो लोकल लेवल पे काम करती है उनको रिकॉग्नाइज सॉरी रजिस्टर और अनरिकॉग्नाइज पार्टी के नाम से जानते हैं। अब कुछ जो ये मतलब एक तरीके से जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ये इलेक्शन के रिजल्ट के बेस पे होता है कि कितनी पार्टी को, अगर कोई पार्टी स्टेट लेवल पे बनी है तो उसको स्टेट पार्टी बोलेंगे, लेकिन एक पार्टी नेशनल लेवल पे अपनी सरकार बना दी तो उसको नेशनल पार्टी बोलेंगे, है ना भाई। तो ये इलेक्शन के रिजल्ट के बेस पे होता है ये क्लासिफिकेशन। लेकिन अब अकेडमिक डिस्कशन की उससे बात करें तो वो अलग अलग फैक्टर के ऊपर बेस्ड होती है। कोई बोलता है आइडियोलॉजिकल पार्टी, जैसे लेफ्ट बेस्ड, राइट सेंट्रिक। लेफ्ट हम बात करें सीपीआई एम का, राइटिस्ट अगर बात करें इसका बीजेपी का, और सेंट्रिक हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी का। तो ये हमारी कुछ ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजी के बेस पर होती है। रीजन एंड एथनिक बेस, मतलब जो रीजन की बात करें, जैसे बोडो, नागा, इनकी पार्टी हो गई। पॉलिटिकल प्रोग्राम, जो पॉलिटिक्स प्रोग्राम से रिलेटेड होती है। ठीक है। तो ये सब हमारी क्या होती है? ये सब क्लासीफाई करा है अकेडमिक बेस पे। ओके, आगे चलते हैं। आगे अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन की बात करें, यहाँ पे जो पार्टी होती है मोस्टली फोकस करती है एथनिक, नेशनलिस्ट और रीजनल इश्यूज के ऊपर। अक्सर इनको हम एथनिक रीजनल पार्टी के नाम से भी जानते हैं। बिसाइड पार्टी सिस्टम, इन पार्टी को छोड़ के देयर इज अ पार्टी सिस्टम। यहाँ पे पार्टी सिस्टम भी है जो कि नंबर के ऊपर डिटरमाइन करता है, मतलब कितनी नंबर ऑफ पार्टी आपके यहाँ पे रूल कर रही है, फिर कितनी पार्टी आपके इलेक्शन के अंदर आके पार्टिसिपेट कर रही है, उस हिसाब से हम पार्टी सिस्टम का नाम देते हैं। सिंगल पार्टी सिस्टम, जहाँ पे इलेक्शन के अंदर एक ही पार्टी आके इलेक्शन के अंदर खड़ी होती है, उसी की सरकार बनती है, फॉर एग्जांपल चाइना। बाइपोलरिटी सिस्टम, मतलब जहाँ पे 2 पार्टी होती है इलेक्शन के अंदर, जैसे यूएसए एंड ब्रिटेन। मल्टी पार्टी सिस्टम, जैसे इंडिया, जहाँ पे बहुत सारी पार्टी आती है और फिर इलेक्शन के अंदर खड़ी होती है। इंडिया फॉलो करता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारी अक्सर पार्टी आती है और अलायंस बनाते हैं, कोलिशन बनाती है मेजर पार्टी के साथ। ठीक है। तो इसको हम मल्टी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। एवोल्यूशन पढ़ते हैं पार्टी सिस्टम का नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, कैसे इवोल्यूशन हुआ, मतलब कैसे एकदम से आया है ये सिस्टम। तो पार्टी सिस्टम नॉर्थ ईस्ट के अंदर इवॉल्व हुआ 3 मेन फेज के अंदर, मतलब एकदम से वहां पे पार्टी का भरमार नहीं आ गया है, वो धीरे धीरे वहां पे पार्टी सिस्टम आया है। कैसे? प्री इंडिपेंडेंट फेज की बात करते हैं, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले वहां पे कितनी पार्टी थी, कैसे वहां पे पार्टी कैसे एक्टिव हुई है उसकी समझते हैं। तो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती थी वो मेनली असम के अंदर होती थी। ये ऐसा रीजन था जो कि इस टाइम पे अभी सेपरेट स्टेट नहीं बने थे, मतलब मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये किसका पार्ट था? असम का पार्ट था। और असम के अंदर ही थोड़ी बहुत पॉलिटिकल पार्टी हो, मतलब पार्टी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुआ करती थी। कांग्रेस यहाँ पे पहली मेजर पार्टी बनती है जो असम के अंदर अमर्ज होती है। 1920s में जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो धीरे धीरे आता है, मतलब कहाँ से आता है? लोकल एसोसिएशन से आता है, ना कि कांग्रेस की ब्रांचेस से आता है। ठीक है। खासी हिल, एक सेकेंड, खासी हिल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस स्टैब्लिश होती है कहाँ पे? शिलोंग के अंदर 1938 के अंदर। हिल यूनियन फॉर्म होता है कहाँ पे? मैकडॉनल्ड खैरखंगोर के अंदर, जो कि किसके अगेंस्ट थी? कांग्रेस के सिस्टम के अगेंस्ट थी, लेकिन ये बाद में जाके फेल हो जाती है, इतने अच्छे से काम नहीं कर पाती है। कांग्रेस धीरे धीरे एक्सपेंड करती है पर्टिकुलर एक्सक्लूडेड एरिया में और प्रिंसली स्टेट के अंदर, जैसे मणिपुर और त्रिपुरा के अंदर, कब? 1930s के आते आते, मतलब धीरे धीरे अब कांग्रेस का डोमिनेशन यहाँ पे बढ़ने लगा था। धीरे धीरे कोई ना कोई पार्टी आई, लेकिन उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं था। अब बात करते हैं जब भारत आजाद हो जाता है 1970s तक, तो क्या सीन था वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज का? तो कांग्रेस
यहाँ पे डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी थी। जहाँ पे पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था और चौथा जो जनरल इलेक्शन हुआ था 1967 तक कांग्रेस का ही डोमिनेशन रहा था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जहाँ पे असम भी आता है और हिली डिस्ट्रिक्ट भी आती है और यूटी जैसे मणिपुर और त्रिपुरा भी आता है, वहाँ पे किसका डोमिनेंस था? सिर्फ कांग्रेस का डोमिनेंस था। और इस टाइम को उनको सिंगल पार्टी डोमिनेंस ही बोलते हैं, जो कि कौन बोलते हैं? रजनी कोठारी बोलते हैं। कांग्रेस यहाँ पर डोमिनेट करती थी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी टाइम बाद अपोजिशन भी एमर्ज होने लगा था, स्पेशली कहाँ पे? हिली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 1960s के अंदर ऑल हिली पीपल रीजन लेजिस्लेटिव कॉन्फ्रेंस बनती है, जो कि अपोजिशन करती है किसको? जो असम का लैंग्वेज का एक तरीके से उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था और डिमांड कर रही थी सेपरेट हिली स्टेट की। वहां पे धीरे धीरे ये कॉन्फ्रेंस बनी थी जो डिमांड कर रही थी किसका? अपोजिशन असमी लैंग्वेज को अपोज कर रही थी और डिमांड कर रही थी अपनी अलग सेपरेट हिल की। ठीक है। 1970s और 21 का क्या कहानी था? अब धीरे धीरे रीजनल और एथनिक रीजनल पार्टी एमर्ज होने लगी थी। हिली डिस्ट्रिक्ट अब धीरे धीरे अलग होती गई थी, जैसे मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब अलग स्टेट बन गया था। मणिपुर, त्रिपुरा भी फुल स्टेट बन चुका था। सिक्किम भी अब इंडिया के साथ मिल चुका था। उससे पहले ये स्टेट अलग नहीं हुई थी, ये अभी भी असम का पार्ट थी। असम को ही एक ऑफिशियल लैंग्वेज लोगों के ऊपर थोपा जा रहा था। पढ़ा ना नाम ने बोधो मूवमेंट, नागा मूवमेंट, तो सबका क्या ही कंसर्न था? यही कंसर्न था कि हमारे ऊपर थोपी जा रही है लैंग्वेज। असामी को ही क्या बनाया जा रहा है? एक डोमिनेंट लैंग्वेज बना दिया जा रहा है, उसी को अलग वो कल्चर बनाया जा रहा है, जो कि हमारे ऊपर क्या इम्पोज किया जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा? अलग अलग स्टेट बनने लगी है, सबको पावर मिलने लगी है। अब यहीं पे हमारा रीजनल और एथनिक रीजनल पार्टी का ग्रोथ होता है हर एक स्टेट के अंदर। यही पार्टी अक्सर अलाइन बनाती है या फिर मर्ज हो जाती है किसके साथ? नेशन पार्टी के साथ। नेशन पार्टी कितनी है? 8 पार्टी है, जो कि सेंटर के ऊपर रूल करती है। अब 2014 से पहले कांग्रेस, जो कि यूपीए का अलायंस है, वो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नॉर्थ ईस्ट की पार्टी के आसपास, ठीक है, उनके ऊपर। लेकिन 2016 के बाद नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस मतलब एनडीए, एनडीए किसका अलायंस है? बीजेपी जिसको लीड करती है, जहां पे बीजेपी का डोमिनेंस है। अब धीरे धीरे उनका डोमिनेंस आ गया है। एनईडी मतलब नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर हमारी कितनी पार्टी आती है? नागा पीपल फ्रंट आती है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट आती है, पीपल पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम घाना परिषद और बोडो पीपल फ्रंट। ये सब किसका मेंबर है? ये किसके साथ अलायंस बना के बैठी हुई है? एनईडीए मतलब ये कांग्रेस सॉरी बीजेपी के साथ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनती है, एक तरीके से उसी के साथ अलायंस बना के बैठी हुई है। भाई 2021 तक ये सारी की सारी मतलब ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर बीजेपी ये एनडीए अलाइन पार्टी ही हमको किस लीड करती हुई दिखती है, किसको? सरकार को। ठीक है, तो सबको पता है बीजेपी का रूल है, तो वहीं पे वही रूल चलेगा। करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या उनके करेक्टरिस्टिक्स है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो यहाँ पे जो पार्टी होती है ना, वो एथनिक रीजनल फोकस होती है। स्टेट पार्टी अक्सर फोकस करती है एथनिक आइडेंटिटी के ऊपर, ऑटोनॉमी के ऊपर, वो डिमांड करती है पावर की, वो रीजनल डेवलपमेंट की बात करती है। रीजनल एंड नेशनलिस्ट डायनामिक रीजनल पार्टी अक्सर क्रिटिसाइज करती है सेंट्रल पॉलिसीज को, लेकिन बाद में जाके नेशनल पार्टी के साथ जैसे कांग्रेस और बीजेपी के साथ अपनी अलायंस बना लेते हैं। पार्टी डोमिनेंस कांग्रेस डोमिनेंट करी थी 2014 तक, लेकिन बीजेपी लीड कर रही है अब एनडीए के साथ, जो कि इन्फ्लुएंस उनका बढ़ गया है। और रीजनल पार्टी अभी भी क्या है? स्ट्रॉन्ग है काफी स्टेट के अंदर। लोकल अडोप्शन ऑफ बाय द नेशनल पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी एडजस्ट करती है इनकी स्ट्रेटेजीज के साथ, और वहाँ का जो लोकल कल्चर है, इश्यूज है, उनके साथ सूट करती है। ठीक है भाई, देखो मेरी भतीजी आ रखी है घर पे, इतना शोर कर रही है, तब से कंटिन्यू रोए जा रही है, तो उस चीज को इग्नोर करना। अभी गेट खोल के वही आई है, वो तो मैंने उसका बस थोड़ा साइन कर दिया था कि शांत शांत था, अभी रोने लगती। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो समझती हूँ यार, समझो मेरे घर पे बच्चे आ रखे, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन इट्स ओके, नहीं बिगड़ी है मेरी वीडियो, वरना मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बचे हुए 5 यूनिट मैं अभी कवर करा दूंगी आज के दिन ही। तो आपको क्या करना है? पढ़ना है, रिवीजन करना है, बस ये आपका काम है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पीवाईक्यू है, उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। बीपीएससी 111 और 12 की पूरी पीपीटी मैंने बना दी है, बहुत जल्दी आपको वीडियो भी मिल जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी स्लाइड है यार, बहुत बड़ी पीडीएफ है, कोई एक यूनिट तो है नहीं, कम से कम 50-60 पेजेस की स्लाइड है, तो कम से कम पार्ट तो बनाना पड़ेगा मुझे, 3-4 पार्ट में जाके वो सब कवर होगा। लेकिन इट्स ओके, करूंगी कोशिश यार। मेरा थोड़ा हेल्थ का इशू है, इसलिए वजह से मैं बहुत ज़्यादा लीनियरिटी दे रही हूँ यार, पता नहीं मेरे को क्या होता जा रहा है।
कोशिश करती हूँ, बट ठीक है यार, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, दिक्कत विक्कत नहीं लेने का, आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। सो बाय, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, जय श्री राधे राधे।